हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज़ रज़ा अहमद और आप हैं फाउंडेशन फिजिक्स के एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग करने वाले हैं साउंड चैप्टर का सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। देखो, चैप्टर साउंड में फिजिक्स जो आपके क्लास 9th का है, साउंड चैप्टर में फर्स्ट लेक्चर हमने पढ़ा था व्हाट आर वेव्स, हमने पढ़ा था साउंड क्या होता है, हमने पढ़ा था वेव्स के प्रोपगेशन क्या है, हमने पढ़ा था कि वेव्स प्रोड्यूस किस तरह से होते हैं, साउंड प्रोड्यूस किस तरह से होते हैं और उनका कुछ वेव फॉर्म्स हमने देखा था, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, हाई डेंसिटी रीजन, लो डेंसिटी रीजन। ये सब कुछ मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया है। आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, देखो ये जो टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स, जिसमें वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स है ना, उसमें हम पढ़ेंगे पिच, लाउडनेस, टिम्बर, क्वालिटी, नोट एंड टोन और थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स जो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि फार्मूला बेसिस पे देखोगे तो इस पूरे चैप्टर में फार्मूला एक ही है, एक ही फार्मूला से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं। जिन बच्चों ने भी लेक्चर नंबर 1 साउंड का नहीं देखा है, बच्चों जाओ और फटाफट सबसे पहले तो लेक्चर नंबर 1 को कंप्लीट करो, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 में आपको समझ आएगा साउंड वेव्स क्या होते हैं, वेव्स क्या होता है। सबसे पहले तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी, वेव्स क्या होता है, फिर वेव्स के टाइप्स क्या क्या है। आपको कन्फ्यूजन होता है ना, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, इन सारी चीज़ों का क्लैरिटी आपको लेक्चर नंबर 1 से मिलेगा। उसके बाद मेरे भाई अगर तुम लेक्चर नंबर 1 कर लेते हो तो ये लेक्चर नंबर 2 आपको बिल्कुल ही कुछ भी नहीं लगेगा। जिस तरह से मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये सारा चीज़ समझाया हुआ था, यहाँ पे आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल लेक्चर को वन गो में कंप्लीट करो, फिर देखना ये सारी चीज़ें आपको कितनी आसान लगने लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 9th साउंड चैप्टर का ये टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। बच्चों आपको याद होगा जब हम लोग मोशन टॉपिक पढ़ रहे थे ना क्लास 9th में, काइनेमेटिक्स का, जिसमें आप पढ़ रहे थे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड और भी बहुत सारे फैक्टर्स और पैरामीटर्स आप पढ़ रहे थे। तो एक सवाल आपके मन में आया होगा ना कि ये सारा कुछ हम पढ़ क्यों रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा। देखो, मोशन को समझने के लिए हमें उसके जो पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं उन्हें उनका डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए, या फिर हमें उनके वेलोसिटी के बारे में जानकारी होना चाहिए, हमें उसका डिस्टेंस के बारे में जानकारी होना चाहिए, उसमें कितनी एक्सेलरेशन आ रही है वो एक्सेलरेशन के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को जान करके जब हम मोशन पढ़ते हैं, काइनेमेटिक्स का मोशन इन 1D पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि पार्टिकल किस तरह से मूव कर रहा है, पार्टिकल का किसी टाइम पे क्या पोजीशन होगा, और पार्टिकल का मोशन समझने में हमें आसानी होती है। इसी तरह से बिल्कुल जैसे आपने मोशन में पढ़ा था, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपने पढ़ा था, टाइम आपने पढ़ा था, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ आपने पढ़ा था, तो आपको पार्टिकल का मोशन समझ में आया। बिल्कुल उसी तरह से साउंड वेव्स को समझने के लिए साउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना पड़ता है आपको। जैसे किसी साउंड का वेवलेंथ क्या है, किसी साउंड का फ्रीक्वेंसी क्या है, किसी साउंड का एम्पलीट्यूड और उसका टाइम क्या है ना। तो ये सब आप जब जान जाओगे तो आपको पता चलेगा साउंड किस तरह से ट्रेवल कर रही है, क्या उसका वेलोसिटी है, किस वेवलेंथ से वो चल रहा है, क्या वेवलेंथ है, क्या फ्रीक्वेंसी है। तब आप साउंड के बारे में डिटेल डिस्कशन कर पाएंगे। अगर आपको ये सारी बातें नहीं पता है तो आप साउंड के बारे में ऊपर ऊपर से केवल जान पाएंगे। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले जो सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ साउंड का है वो है वेवलेंथ। बच्चों, वेवलेंथ को हम एक ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे कहते हैं लैम्बडा। ये जो लेटर है सिंबल, इसे कहेंगे लैम्बडा, लैम्बडा, ठीक है। ये ग्रीक लेटर होता है, ये होता है लैम्बडा। अब वेवलेंथ क्या होता है, जैसे यहाँ देखिए ये वेव मैंने बनाया हुआ है, साउंड वेव। अच्छा, एक और बात, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स मैंने लिखा है, ये सारे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये किसी भी वेव के लिए आप लिख सकते हो, कोई सा भी आपके पास वेव हो, उन सारे वेव्स में वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड होता है। अब हम क्योंकि अपने सिलेबस में साउंड वेव पढ़ रहे हैं तो हम इनको साउंड वेव का ही कैरेक्टरिस्टिक्स मानेंगे, बट ये जनरली वेव्स का कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब वेवलेंथ क्या होता है, देखिए जब साउंड ट्रेवल करती है, जब साउंड इस तरह से चल रही होती है,
मान लो आपने यहाँ से कुछ बोला तो साउंड इस तरह से मान लो वेव के फॉर्म में चल रही है, या फिर आप वेव के फॉर्म में साउंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो साउंड कितना डिस्टेंस चला, साउंड का लेंथ क्या है जब वो चला, मतलब कितना डिस्टेंस साउंड चला, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं वेवलेंथ। अब इस वेवलेंथ को थोड़ा हम टेक्निकल वे में डिफाइन करते हैं। वेवलेंथ क्या होता है साउंड का, जब आप एक कंप्लीट साइकिल चल चुके होते हो, मतलब एक साइकिल कंप्लीट, सर्कल में देखोगे तो एक सर्कल कंप्लीट, उस एक सर्कल के बराबर जो भी लेंथ कवर होगा उस लेंथ को लैम्डा कहा जाता है। अब मान लो ये वेव हमारे पास बनाया हुआ है, तो इस वेव में हम जानते हैं एक कंप्रेशन होता है और एक रेयरफैक्शन होता है। कंप्रेशन क्या होता है, कंप्रेशन होता है जहां पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा, ये होता है कंप्रेशन, और रेयरफैक्शन जहां पे डेंसिटी बहुत कम। मान लो कि ये जो रीजन मैं बना रहा हूं, ये रीजन हमारा कंप्रेशन के रीजन को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो रीजन मैं बना रहा हूं ये रिप्रेजेंट करता है रेयरफैक्शन को, करेक्ट। तो ये हो गया हमारा डायग्राम, करेक्ट। ये हो गया रेयरफैक्शन। समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही डिटेल में ये चीज़ डिस्कशन होगा यहाँ पे। आइए समझते हैं। देखिए, ये जो एक हाई प्रेशर रीजन है तो इसे हम कह देते हैं कंप्रेशन, ये लो प्रेशर रीजन है इसे हम कह देते हैं रेयरफैक्शन, अगेन कंप्रेशन अगेन रेयरफैक्शन। तो वेवलेंथ क्या होता है, जब साउंड वेव ट्रेवल कर रही होती है ना, तो एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक का दूरी, इसे हम कहते हैं वन वेवलेंथ, एक वेवलेंथ। इसी तरह से अगर तुम रेयरफैक्शन के टर्म्स में देखोगे तो एक रेयरफैक्शन से दूसरे रेयरफैक्शन के बीच का दूरी कहलाता है वन वेवलेंथ। और जब तुम वेव में देखोगे, वेव में, तो वेव में एक साइकिल जब कंप्लीट होगा तो उसे लैम्डा कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। मतलब ये कि एक साइकिल सर डिफाइन कैसे करें, तो एक साइकिल होता है एक कंप्रेशन, दो कंप्रेशंस के बीच का डिस्टेंस। मतलब तुम एक कंप्रेशन से शुरू करो, दूसरा कंप्रेशन जब आएगा तो एक साइकिल होगा, एक रेयरफैक्शन से उसके जस्ट बगल वाला रेयरफैक्शन तक एक साइकिल होगा। अगर हम इसी कंप्रेशन और रेयरफैक्शन को इस ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो ये है हमारा हाई प्रेशर रीजन, तो इसके लिए ग्राफ ऐसा बनेगा। ये ग्राफ वगैरह हमने पिछले क्लास में ऑलरेडी किया हुआ है, फिर से एक बार देख लो। ये कंप्रेशन है, हाई प्रेशर रीजन, तो यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगा। यहाँ पे मान लो डेंसिटी ज़्यादा है, मैं यहाँ से शुरू, यहीं से शुरू करता हूँ। चलो, ये डेंसिटी ज़्यादा हो गया, करेक्ट, ये डेंसिटी ज़्यादा हो गया, फिर डेंसिटी कम हुआ, अगेन डेंसिटी बढ़ा, फिर अगेन डेंसिटी कम हो गया, कुछ ऐसा है। तो जब हम एक कंप्रेशन से, ये हो गया कंप्रेशन, ठीक है, ये हाई डेंसिटी रीजन, ये भी हो गया कंप्रेशन हाई डेंसिटी रीजन जिसे आप क्रेस्ट कहते हैं वेव के फॉर्म में, और ये हो गया लो डेंसिटी रीजन, ये भी हो गया लो डेंसिटी रीजन जिसे आप ट्रफ कहते हैं। ये हो जाता है वेव में ट्रफ, और ऊपर वाला ये हो जाता है वेव में क्रेस्ट। तो एक कंप्रेशन से लेकर दूसरे कंप्रेशन तक वन साइकिल। तो ये ऊपर वाला जो पॉइंट है ये कंप्रेशन को डिनोट करेगा, और नीचे वाला पॉइंट है ये रेयरफैक्शन को डिनोट करेगा। तो एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक जब जाओगे तो उसे एक साइकिल कहेंगे, ठीक है। मतलब ये लेंथ कंप्लीट फ्रॉम दिस पॉइंट टू अगेन दिस पॉइंट, ये एक साइकिल कहलाएगा आपका। इसी तरह से एक रेयरफैक्शन से दूसरे रेयरफैक्शन तक एक साइकिल, तो यहाँ से अगर शुरू करते हो तुम, तो यहाँ से वापस यहाँ पर आओगे तो ये हो गया तुम्हारा एक साइकिल, करेक्ट। अब इसमें देखो, किसी भी पॉइंट को तुम उठाओगे एक साइकिल तुम्हें चलना पड़ेगा। मान लो तुम इस पॉइंट को उठा रहे हो यहाँ पे, तो एक साइकिल कैसे कंप्लीट होगा, यहाँ से आप उठा रहे हो, वापस से यहाँ पे आ जाओ, वापस से यहाँ पे आ जाओ, तो ये एक साइकिल बना। फिर आगे चलो, यहाँ से अगेन चलो, यहाँ से ये दूसरा साइकिल बना। तो इस पूरे वेव में देखो, इस पार्ट को अगर मैं हटा दूँ यहाँ से, मान लो इसे मैं हटा देता हूँ, तो इस पूरे वेव में कितना साइकिल है, दो साइकिल्स है। एक साइकिल ये हो गया, दूसरा साइकिल ये हो गया, करेक्ट। अगर तुम यहाँ से जीरो से शुरू कर रहे हो ना, तो एक जीरो छोड़ करके अगला वाला जीरो, यहाँ से शुरू कर रहे हो तो इसे छोड़ करके ये वाला जीरो, ठीक है, ये जीरो वाला पॉइंट कहलाता है। तो यहाँ से इसे छोड़ करके ये एक साइकिल, फिर यहाँ से शुरू करोगे तो ये छोड़ करके ये, ठीक है, सेकेंड साइकिल। तो एक साइकिल में जितना भी डिस्टेंस कवर किया जाए दैट इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं मेजर करना, यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक, दिस इज वेवलेंथ, वेव का लेंथ, ठीक है, ये वेवलेंथ है। मीन्स अगर वेव सीधा सीधा ट्रेवल करता तो एक साइकिल में जितना भी ट्रेवल करेगा वो उसका वेवलेंथ होगा। अगेन मान लो तुम यहाँ से शुरू कर रहे हो, यहाँ से शुरू कर रहे हो, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो जाएगा वेवलेंथ। क्लियर है, क्लियर है। या फिर ऐसे समझ सकते हो, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ,
दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस या दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस, ये कहलाता है वेवलेंथ। इज दैट क्लियर? अब बताओ इस डायग्राम में और इस डायग्राम में कितने वेवलेंथ हैं, टोटल कितना वेवलेंथ है यहाँ पे? आ जाओ यहाँ पे देखते हैं। देखो तुम यहाँ से शुरू करो, यहाँ से शुरू करो, एक साइकिल कंप्लीट करो और वापस यहाँ पे आ जाओ। देख रहे हो ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ। तो जब यहाँ से शुरू करोगे तो ये कंप्लीट जो डिस्टेंस आएगा ये तुम्हारा एक वेवलेंथ आएगा। समझ आया? इसमें देखो ये जो पॉइंट है ना, ये जीरो वाला पोजीशन है, आगे गए एक जीरो वाला पोजीशन छोड़ करके दूसरा जीरो, तो ये हो जाएगा कंप्लीट वेवलेंथ। अगर तुम इस तरह से नापना चाहते हो यहाँ से, तो ये हो गया तुम्हारा क्रस्ट। ऊपर वाला पॉइंट कहलाता है क्रस्ट और नीचे वाला पॉइंट कहलाता है ट्रफ। तो जब हम ऊपर वाले पॉइंट से चलेंगे तो इसके बगल वाला जो क्रस्ट आएगा वहां तक चलना पड़ेगा। तो यहाँ से चलो, ये क्रस्ट से आ गए, फिर यहाँ ट्रफ आ गया, क्रस्ट से ट्रफ तक हाफ वेवलेंथ होता है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कंप्लीट वेवलेंथ चाहिए तो तुम्हें वापस क्रस्ट से ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस कहीं यहाँ पे आएगा, तो इनके बीच का डिस्टेंस कहलाएगा क्या? इनके बीच का डिस्टेंस कहलाएगा वन वेवलेंथ। ठीक है, अब याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरह से लिख लेते हैं। देखो ये क्रस्ट से ये क्रस्ट की दूरी एक कहलाता है वेवलेंथ, ये रेयर फ्रैक्शन से ये रेयर फ्रैक्शन का दूरी कहलाता है वेवलेंथ। तो दो क्रस्ट के बीच का जो दूरी होगा उसे हम वेवलेंथ कहेंगे, लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। या फिर दो रेयर फ्रैक्शन के बीच का जो दूरी होगा उसे हम रेयर फ्रैक्शन कहेंगे। या फिर तुम ऐसा बोल सकते हो कि एक क्रस्ट और एक रेयर फ्रैक्शन, एक कंप्रेशन और एक रेयर फ्रैक्शन, ये होता है वेवलेंथ का आधा। आधा मतलब हाफ हो गया है ना। यहाँ देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कंप्रेशन और इस रेयर फ्रैक्शन के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलोगे वेवलेंथ का आधा, क्योंकि अगर ये कंप्लीट वेवलेंथ है तो ये हो जाएगा वेवलेंथ का आधा, उसी तरह से ये आधा हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा। तो हर कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के बीच का दूरी होता है लैम्डा बाई 2। जैसे यहाँ देखो, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हो गया लैम्डा बाई 2, यहाँ से लेकर यहाँ तक लैम्डा बाई 2, फिर अगेन यहाँ से लेकर यहाँ तक लैम्डा बाई 2। तो ये है लैम्डा बाई 2, ये लैम्डा बाई 2, ये भी लैम्डा बाई 2। अगर तुम इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जोड़ोगे, लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2, ये दोनों जोड़ करके क्या बन जाएगा, लैम्डा बन जाएगा, वन कंप्लीट वेवलेंथ। और अगर इसको आधा कर दोगे तो सी और आर का बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। तो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन में एक कंप्रेशन और एक रेयर फ्रैक्शन के बीच का दूरी होता है लैम्डा बाई 2। बट अगर दो कंप्रेशन ले रहे हो तो लैम्डा हो जाएगा, दो रेयर फ्रैक्शन ले रहे हो तो भी लैम्डा हो जाएगा। या फिर तुम ऐसा बोल लो कि एक रेयर फ्रैक्शन और एक कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस होता है लैम्डा बाई 2। याद रखना, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन दोनों अलग अलग है तो लैम्डा बाई 2, दोनों सेम सेम है तो लैम्डा। ये तो हो गया कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के बीच का डिस्टेंस। बट अगर हमें इस वेव के फॉर्म में बताना पड़े, जैसे यहाँ मान लो ये हमारा पॉइंट है क्रस्ट का और ये है ट्रफ का। अगेन यहाँ ऊपर गए क्रस्ट आ गया, यहाँ नीचे गए ट्रफ आ गया। अब तुम मुझे ये बताओ, इस क्रस्ट और इस ट्रफ के बीच का दूरी क्या होगा? यहाँ क्रस्ट है और यहाँ पे ट्रफ है, इसके बीच का दूरी क्या होगा, लैम्डा होगा या लैम्डा बाई 2 होगा? तो एक क्रस्ट और एक ट्रफ के बीच का दूरी होगा लैम्डा बाई 2। बिल्कुल इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से क्रस्ट को कहते हैं रीजन ऑफ हाई प्रेशर, मतलब कंप्रेशन वाला रीजन, और ट्रफ को कहते हैं रीजन ऑफ लो प्रेशर, मतलब रेयर फ्रैक्शन वाला रीजन। तो एक क्रस्ट और ट्रफ के बीच का डिस्टेंस होगा लैम्डा बाई 2, क्योंकि एक कंप्रेशन और एक रेयर फ्रैक्शन के बीच का डिस्टेंस होता है लैम्डा बाई 2। तो वेव जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे हम डिस्टेंस ना बोल करके वेवलेंथ कहते हैं। जैसे हम लोग खुद के लिए जब हम चलते हैं तो हम कहते हैं ना कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, तो हम अपने लिए वर्ड यूज करते हैं डिस्टेंस, बट वो वेव के लिए या साउंड वेव के लिए जब तुम यूज करोगे तो उसे हम लैम्डा कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे। ठीक है, दो वेव कवर हुआ मतलब ट्वाइस ऑफ वेवलेंथ, ट्वाइस ऑफ लैम्डा। तीन वेव कवर हुआ 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा। 4 वेव कवर हुआ 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा। तो एक क्रस्ट और एक ट्रफ के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई 2, या फिर एक ट्रफ और एक क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई 2। बट इसी को हम अगर ऐसा लिखें, एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट का डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा लैम्डा। एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ का डिस्टेंस क्या होगा, ये भी होगा लैम्डा। दोनों सेम सेम मतलब कंप्लीट, दोनों डिफरेंट मतलब आधा, लैम्डा का आधा हो जाएगा। क्लियर है? अब इस वेव में तुम बताओ मेरे को कितना वेवलेंथ है, उस वेव में कितना वेवलेंथ बना है? लैम्डा है, 2 लैम्डा है, 3 लैम्डा है, 4 लैम्डा है, बताइए। हो गया? देखो अब आ जाओ यहां से। अगर क्रस्ट के फॉर्म में या क्रस्ट और ट्रफ के फॉर्म में तुम जानना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। ये हो गया क्रस्ट, ये भी हो गया क्रस्ट, क्रस्ट, क्रस्ट एंड क्रस्ट। आ जाओ यहां से लेकर यहां तक क्या होता है, क्रस्ट से लेकर क्रस्ट तक 1 वेवलेंथ। देखो
क्रस्ट से लेकर क्रस्ट तक 1 वेवलेंथ, एक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट होगा। फिर यहाँ पे अगेन 1 वेवलेंथ, अगेन 1 वेवलेंथ, अगेन 1 वेवलेंथ अगेन। बट यहाँ देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो गया, अगर हम इसको पूरा करना चाहते हैं, इस वाला वेव को पूरा करेंगे तो हम यहाँ से एक और ऊपर ले जाएंगे यहाँ पे, तो ये हो गया क्रस्ट, अगेन एक और वेवलेंथ बन गया। अब इतना पार्ट बचा हुआ है, ये पार्ट, इस पार्ट को अगर छोड़ दिया जाए, मान लो हम इसे हटा देते हैं, इसे हटा दो, इसे हटा देंगे, तो इसमें कितना कंप्लीट वेवलेंथ हो गया, लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा, 1 2 3 4 5, तो इसमें टोटल वेवलेंथ है 5 टाइम्स ऑफ लैम्डा। बोलो क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? टोटल वेवलेंथ क्या है? 5 टाइम्स ऑफ लैम्डा। अगर मैं बोलूं कि इस क्रस्ट और नीचे ये ट्रफ के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये क्रस्ट है और ये ट्रफ है, ये ट्रफ है और ऊपर वाला क्रस्ट, तो इनके बीच का डिस्टेंस ये क्या होगा, ये होगा लैम्डा बाई 2। अगेन ये ट्रफ है और ये क्रस्ट है, यहाँ से एक नीचे से एक ऊपर, ये डिस्टेंस क्या होगा, ये भी कितना होगा, लैम्डा बाई 2। ठीक है, ये होगा लैम्डा बाई 2। अब देख रहे हो यहाँ पे वेव बहुत छोटा छोटा, ये जो शेप है ये बहुत छोटा छोटा बन रहा है, जिसके कारण वेवलेंथ बढ़ गया। यहाँ पे वेवलेंथ देखो, वेव्स जल्दी जल्दी साइकिल बना रहा है ना, यहाँ देखो वेव्स बहुत धीरे धीरे साइकिल बना रहा था, यहाँ पे वेव और धीरे धीरे ऑसिलेट कर रहा है। तो जितना ज़्यादा ऑसिलेशन होगा वेवलेंथ उतना ज़्यादा बनेगा। यहाँ देखिए वेव बहुत जल्दी जल्दी साइकिल बना रहा है, मतलब यहाँ पे वेवलेंथ ज़्यादा, यहाँ पे और धीरे बना रहा है, यहाँ पे वेवलेंथ और ज़्यादा, यहाँ पे और धीरे बना रहा है, यहाँ वेवलेंथ और ज़्यादा। मतलब अगर ये साइकिल तुम देखोगे तो इस साइकिल में एक कंप्लीट वेव बनाने के लिए वेव को यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना कवर करना पड़ा, बट उतना देर में ही ये वेव कितना साइकिल बना चुका है, 5 टाइम्स ऑफ लैम्डा, मतलब 5 कंप्लीट साइकिल बना चुका है। जितना वेवलेंथ उतना कंप्लीट साइकिल। यहाँ पे एक वेवलेंथ था, मतलब ये वेव एक साइकिल बना पाया। यहाँ पे कितना वेवलेंथ था, लैम्डा प्लस लैम्डा, 2 वेवलेंथ था, मतलब ये 2 साइकिल बना पाया। और उसी टाइम में ये कितना साइकिल बना रहा है, 5 साइकिल बना रहा है। तो यहाँ पे हो गया क्रस्ट और यहाँ पे हो गया ट्रफ, तो इनके बीच में डिस्टेंस है लैम्डा बाई 2, इनके बीच में भी डिस्टेंस लैम्डा बाई 2। तो इस तरह से हम वेवलेंथ को कैलकुलेट करते हैं। तो वेवलेंथ का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, The distance covered by the wave in one complete cycle is called as wavelength. इसको लिख लो, distance covered by wave in one complete cycle. फर्स्ट का डेफिनेशन, वेवलेंथ का डेफिनेशन, distance covered by a wave in one complete cycle is called its wavelength, इसे लैम्डा सिंबल से डिनोट करेंगे। SI यूनिट ऑफ वेवलेंथ लिख लो, SI यूनिट ऑफ वेवलेंथ। अब वेवलेंथ एक तरह से डिस्टेंस को ही तो मेजर कर रहा है, वेव का लेंथ कहलाता है वेवलेंथ, वेव का लेंथ, और लेंथ को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं यूनिट मीटर्स। तो SI यूनिट ऑफ वेवलेंथ हो जाएगा मीटर्स, क्योंकि आप वेव का ही लेंथ मेजर कर रहे हैं ना, वेव का डिस्टेंस कि एक साइकिल में वो कितना चला, एक साइकिल में ये जो भी चलेगा वो उसका वेवलेंथ होगा, तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर्स। करेक्ट। और भी बहुत सारे स्मॉलर यूनिट्स हैं मीटर्स के, अगर आप जान जाओगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ मीटर्स होता है। 1 नैनोमीटर ये होता है 10⁻⁹ मीटर्स। ये सब जान लो, आगे हम लोग करेंगे, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस हम लोग आगे करने वाले हैं, इसीलिए अब आ जाओ फ्रीक्वेंसी पे। जैसे वेवलेंथ क्या था, वेवलेंथ था एक साइकिल में कितना डिस्टेंस वेव चला, दैट इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी होता है एक सेकेंड में वेव कितनी बार ऑसिलेट किया, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहां समझो, मान लीजिए कि ये पूरा वेव जो बना है ये 1 सेकंड का वेव है। 1 सेकंड का वेव यहां से लेकर ये कंप्लीट यहां तक बन रहा है। 1 सेकंड का वेव ये हमने बनाया है। तो आप देखकर बताओ कि 1 सेकंड में ये वेव कितना साइकिल बना चुका। टोटल साइकिल काउंट करना होगा जो 1 सेकंड में बनेगा। जैसे मान लो यहाँ पे कुछ ऐसा है, ये जो वेव बना ये कंप्लीट 1 साइकिल यहाँ पे, फिर दूसरा साइकिल यहाँ पे। तो अगर ये कंप्लीट वेव 1 सेकंड के ऊपर बना है तो 1 सेकंड में यहाँ 2 साइकिल बन रहा है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 2। अब यहाँ देख लो, यहाँ 1 सेकंड में कितना साइकिल बना 1, तो इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1। फ्रीक्वेंसी होता है कितना फ्रीक्वेंटली वेव ऑसिलेट किया,
ऑसिलेशंस मेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन हुआ या 1 सेकेंड में कितना साइकिल बनाया, मतलब पूरा कंप्लीट वेव 1 सेकेंड में कितना बना। अगर मान लो 1 सेकेंड में कंप्लीट वेव टोटल 2 बन रहा है तो फ्रीक्वेंसी 2, और 1 सेकेंड में जो कंप्लीट वेव बन रहा है वो 1 है तो फ्रीक्वेंसी 1। अब यहाँ काउंट करो 1 सेकेंड में कितना कंप्लीट वेव बना। अगर मैं इसे कंप्लीट कर दूँ यहाँ से यहाँ तक, मान लो यहाँ से मैं काउंट कर रहा हूँ, तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ। इसको हटा देते हैं, फिलहाल के लिए इसको हटा देते हैं, इसको मिटा दो, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे 1 सेकेंड में टोटल कितना वेव बना, ये हुआ 1 2 3 4 5। 1 सेकेंड में 5 वेव बन रहा है, दैट मीन्स यहाँ इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 5। देख पा रहे हो ना, ये तीनों को कंपेयर करो। यहाँ पे 1 सेकेंड में 2 साइकिल बना तो इसका फ्रीक्वेंसी 2 हो गया। यहाँ पे 1 सेकेंड में 1 साइकिल बना तो इसका फ्रीक्वेंसी 1 हो गया। यहाँ पे 1 सेकेंड में 5 साइकिल बना तो इसका फ्रीक्वेंसी 5 हो गया। तो फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या लिखोगे? फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन हम लिखेंगे नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ये सेकेंड का आंसर है, सेकेंड मतलब ये वाला फ्रीक्वेंसी का। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ oscillations, number of oscillations made in 1 second is called क्या? Its frequency, its frequency। और जानते हो फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या होता है? ऐसे तो हम लोग फ्रीक्वेंसी का सिंबल नॉर्मली F से यूज डिनोट करेंगे, बट जनरली बुक में इसको इस तरह से लिखते हैं, ऐसे, ये थोड़ा सा घुमा करके V जैसा होता है, इसे न्यू कहते हैं, NU, न्यू कहते हैं इसे। अब ये सिंबल मैं यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि ये सिंबल बहुत ज़्यादा सिमिलर है वेलोसिटी के सिंबल से, V के सिंबल से, तो कई बार V और न्यू में कन्फ्यूजन हो जाता है, इसीलिए मैं इस सिंबल के प्लेस पे F सिंबल यूज़ कर रहा हूँ। आप भी F यूज़ करोगे, कोई इसमें गलत बात नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं, आपके लिए सही है ये चीज़, ठीक है। तो न्यू, इसे न्यू कहते हैं, ये भी फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ होता है और F भी फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ होता है। सो व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी? 1 सेकेंड में जितना नंबर ऑफ साइकिल्स बन गया दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। मान लो तुम साइकिल चला रहे हो, अपना बाइसाइकिल या मोटरसाइकिल चला रहे हो, और 1 सेकेंड में तुम्हारे बाइसाइकिल का पहिया 10 बार घूमता है 1 सेकेंड में, तो उसे हम कहते हैं उसका फ्रीक्वेंसी 10 है, ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्स। इट्स यूनिट SI यूनिट, ओके। कौन सा यूनिट? SI यूनिट इज हर्ट्स, HERTZ। इसका सिंबल होता है कैपिटल H स्मॉल z, कैपिटल H स्मॉल z, हर्ट्स, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट होता है हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देखिए, फ्रीक्वेंसी होता है 1/T, T मतलब टाइम हो गया, फ्रीक्वेंसी इज टाइम। एक्चुअली ये टाइम पीरियड होता है जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। फ्रीक्वेंसी इज 1 टाइम पीरियड, मतलब 1 सेकेंड में कितना बार ऑसिलेट कर रहा है कोई पार्टिकल, उसका फ्रीक्वेंसी 1। जैसे मान लो कि ये एक पार्टिकल ये 1 सेकेंड में 5 बार ऑसिलेट किया, ये 1 सेकेंड में 10 बार ऑसिलेट किया, 100 बार ऑसिलेट किया, 50 बार ऑसिलेट किया, तो जितनी बार ऑसिलेट करेगा 1 सेकेंड में वो उसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। मान लो कि यहाँ पे ये वेव बना, तो ये एक सेकेंड में ये कितना वेव बना, तो अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं, कंप्लीट एक वेव यहाँ पे बना, फिर यहाँ से शुरू करेंगे तो ये हो गया हमारा हाफ वेव। देखो ये हो गया हमारा हाफ वेव, यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट वेव, मतलब ये हाफ क्रस्ट से ट्रफ तक एक हाफ वेव बनता है, एक क्रस्ट से दूसरी क्रस्ट तक फुल वेव बनता है, तो 1.5, तो इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1.5 हर्ट्स, मतलब 1/2 हर्ट्स हो जाएगा। इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1.5 हर्ट्स। इसका फ्रीक्वेंसी बताइए, इसका फ्रीक्वेंसी होगा, कितना साइकिल बन रहा है 1 सेकेंड में? 2 साइकिल्स, तो 2 हर्ट्स। इसका फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्स और इसका फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्स। अब आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग वेव्स का फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। नाउ फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं 1 टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड समझ लीजिए, टाइम पीरियड क्या है? तो टाइम पीरियड उस टाइम को कहते हैं जिस टाइम में वेव अपना एक साइकिल कंप्लीट कर रहा होता है। देखो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में ना अक्सर कंफ्यूजन होता है, तो दोनों को इस तरह से लिखो। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? F नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जो भी ऑसिलेशन ये बना पा रहा है दैट इज फ्रीक्वेंसी। एंड टाइम पीरियड क्या है? टाइम टेकन, टाइम मतलब कि कितना समय लगा उसे, टाइम टेकन फॉर 1 ऑसिलेशन। अगर इंग्लिश में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसे हिंदी में ही अपने नोट्स में लिख लो कि ऑसिलेशन टाइम पीरियड क्या है।
एक कंप्लीट साइकिल को बनाने के लिए जो भी समय लगेगा उसे, हो सकता है 5 सेकंड का समय लगे, हो सकता है 10 सेकंड का समय लगे, हो सकता है 50 सेकंड का समय लगे, तो जो भी समय लगेगा एक कंप्लीट साइकिल को बनाने के लिए उसे हम कहते हैं क्या, उसका टाइम पीरियड। ठीक है, और क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। दोनों देखो, दोनों एक जैसा है। अगर फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड है तो टाइम पीरियड हो जाएगा 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इधर ले और टाइम पीरियड को इधर ले जाओ। अच्छा, टाइम पीरियड का यूनिट होता है सेकंड्स, क्योंकि टाइम पीरियड मतलब क्या हुआ, टाइम कितना समय लगा, और टाइम का ऐसा यूनिट होगा सेकंड्स, इसीलिए हम यहाँ पे टाइम पीरियड का यूनिट सेकंड्स ही यूज करेंगे। क्लियर हो गया। वेवलेंथ का यूनिट मीटर्स, इसे लैम्डा सिंबल से डिनोट करेंगे। फ्रीक्वेंसी को या तो न्यू सिंबल से रिप्रेजेंट करोगे या फिर फ्रीक्वेंसी एफ से रिप्रेजेंट करो। इसका यूनिट होता है हर्ट्स। टाइम पीरियड का यूनिट होता है क्या, सेकेंड्स। अब आ जाओ यहाँ पे, टाइम पीरियड जरा इसमें बताओ। मान लो कि इस पूरे साइकिल को बनाने के लिए इसको टोटल टाइम लगा, इसको टोटल टाइम कितना लगा, इसे लगा मान लीजिए 10 सेकंड। इस पूरे साइकिल को बनाने के लिए इसको टोटल टाइम 10 सेकंड लगा। ठीक है, सब कुछ अलग अलग है ना, सारा ग्राफ अलग अलग है, इसीलिए ये मत कंफ्यूज हो जाना कि इसको 10 सेकंड लग रहा है तो इसको इतना क्यों लगेगा। ये सारा इंडिपेंडेंट ग्राफ है, अलग अलग ग्राफ है। और इसको कंप्लीट एक साइकिल बनाने में मान लो इसको 2 सेकंड का टाइम लगा। इसको कंप्लीट 5 साइकिल बनाने में टोटल टाइम लगा कितना, इसको टोटल टाइम लगा 20 सेकंड का। आपको बताना है कि इन सारे वेव्स का टाइम पीरियड क्या होगा। मैंने कंप्लीट टाइम आपको बता रखा है यहाँ पे। इस पूरे साइकिल को यहाँ से लेकर यहाँ तक बनने में, ये कंप्लीट ये वेव यहाँ से लेकर यहाँ तक बनने में 10 सेकंड का समय लगा। ये कंप्लीट यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक बनने में 2 सेकंड का टाइम लगा, और इस कंप्लीट वेव को यहाँ तक बनने में 20 सेकंड का टाइम लगा। आपको बताना है इन तीनों वेव्स का टाइम पीरियड क्या क्या है। जरा ट्राई करना, तीनों का टाइम पीरियड बताइए। तीनों का टाइम पीरियड बताएंगे। चलो हो गया, आ जाओ। देखो मैंने क्या क्या, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन का तुम टाइम निकाल लो। यहाँ पे वन ऑसिलेशन क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। अगर यहाँ से देख रहे हो तुम तो यहाँ से लेकर एक ऑसिलेशन यहाँ खत्म होगा। एक वेवलेंथ को ही वन ऑसिलेशन कहते हैं। तो अगर ये 2 वेव्स मतलब 2 ऑसिलेशन 10 सेकंड में करता है तो एक बार ऑसिलेट कितने सेकंड में करेगा, 5 सेकंड में। इसको 2 से डिवाइड कर दो, इजी है ना। अगर 2 साइकिल 10 सेकंड में बना रहा है तो एक साइकिल कितने टाइम में बनाएगा, 5 सेकंड में बनाएगा। सो टाइम पीरियड इसका हो जाएगा 5 सेकंड्स। यहाँ आ जाओ, ये एक साइकिल 2 सेकंड में बना रहा है, इसका टाइम पीरियड क्या हुआ, एक साइकिल 2 सेकंड में बना रहा है, मतलब इसका टाइम पीरियड हो गया 2 सेकंड्स। यहाँ बताइए, अगर ये कितना साइकिल्स था, यहाँ पे 5 साइकिल्स था, 1 2 3 4। ये लैम्डा हटा दो, लैम्डा से हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि लैम्डा उधर जब बनाया गया था तब ये लैम्डा कैलकुलेट कर रहे थे हम लोग। फिलहाल लैम्डा कितना है, 1 2 3 4 एंड 5। ये टोटल 5 साइकिल्स बनाने में 20 सेकंड का टाइम लगाया। टोटल 5 साइकिल कितना सेकंड में बना रहा है, 20 सेकंड में। तो एक साइकिल कितने टाइम में बनाएगा, 20/5। 20/5 सोचो, 5 साइकिल को बनाने में 20 सेकंड का टाइम लगा, तो एक साइकिल को बनाने में 20/5 मतलब 4 सेकंड लगेगा ना, 4 सेकंड। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा टाइम पीरियड। बोलो समझ आया। तो इस तरह से हम निकालते हैं टाइम पीरियड। एक साइकिल को बनाने में जो भी टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। दैट मीन्स 4 सेकंड के अंदर ये वेव अपना एक साइकिल कंप्लीट करेगा, ये वेव अपना एक साइकिल कंप्लीट करेगा 2 सेकंड के अंदर, और ये वेव अपना एक साइकिल कंप्लीट करेगा 5 सेकंड के अंदर। इसीलिए अलग अलग टाइम पीरियड्स यहाँ पे आया है। नेक्स्ट आ जाओ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है ना, एम्पलीट्यूड होता है कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ है किसी वेव का उसके मीन पोजीशन से। उसके मीन पोजीशन से जो भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा होता है उसे हम कहते हैं उसका एम्पलीट्यूड। जैसे यहाँ देखो, ये वेव है, ठीक, ये वेव का ये जो लाइन है ये इसका मीन पोजीशन है। इसी मीन पोजीशन के ऊपर नीचे वेव ऑसिलेट कर रहा है। जिस पोजीशन के ऊपर नीचे वेव ऑसिलेट करते हैं उन्हें हम कहते हैं उसका मीन पोजीशन। तो इस वेव का मीन पोजीशन क्या है, देखिए इस वाले वेव का मीन पोजीशन ये, क्योंकि इसी के ऊपर और इसी के नीचे ऑसिलेट हो रहा है। इसी तरह से ये इसका मीन पोजीशन हो जाएगा, इसी तरह से ये इसका मीन पोजीशन हो जाएगा। तो मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पार्टिकल का, देखो कुछ डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पे ये हो रहा है, कुछ डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हुआ, कुछ डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हुआ, कुछ डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हुआ, ऐसा डिस्प्लेसमेंट बहुत सारा है। तो इन सारे डिस्प्लेसमेंट्स में से कौन सा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है,
तो ये आपका मैक्सिमम है। देखो सबसे ज़्यादा अगर डिस्प्लेस हुआ है मीन पोजीशन से तो ये बीच वाला पॉइंट हुआ है, तो इसी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम कहेंगे एम्पलीट्यूड। इसी तरह से नेगेटिव डायरेक्शन में भी तुम देख सकते हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है एम्पलीट्यूड। इसी तरह से ये देखो ये इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। यहाँ आ जाओ, यहाँ देखो ये इसका मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट है, तो मीन पोजीशन से हाईएस्ट पॉइंट तक का दूरी एम्पलीट्यूड कहलाएगा। यहाँ पे ये इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। यहाँ देखो अब यहाँ पे इस हाईएस्ट पॉइंट को मीन पोजीशन से कनेक्ट करो, ये हो जाएगा इसका एम्पलीट्यूड। अगेन यहाँ पे ये हो जाएगा इसका एम्पलीट्यूड। देख रहे हो एम्पलीट्यूड क्या होता है, कोई भी वेव अपने मीन पोजीशन से ज़्यादा कितना ऊपर जा रहा है। मान लो ये वेव यहाँ से शुरू हुआ, ये ऐसे गया फिर नीचे आ गया, तो कितना ऊपर गया वो मीन पोजीशन से, उसे कहते हैं एम्पलीट्यूड। लिख लो इसका डेफिनेशन, एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट is the maximum displacement of a wave from its mean position बताओ क्लियर है? तो ये सारा पॉइंट्स क्लियर है आपको। अब इसमें एक फॉर्मूला है, छोटा सा एक फॉर्मूला है जिसको हम यूज़ करते हैं इन सारी चीज़ों को रिलेट करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सारा चीज़ है, ये तीन ऊपर का ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड वेवलेंथ। तो हम फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और वेवलेंथ को रिलेट करने के लिए या इसको कंपेयर करने के लिए एक दूसरे के साथ हम रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं। ये रिलेशन क्या होता है ये भी देख लो। तो कौन सा रिलेशन है ये रिलेशन है v इज इक्वल टू एफ टाइम्स ऑफ लैम्डा। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है वेव में जहाँ पे आप वेव का वेव स्पीड निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो और क्या निकाल सकते हो, टाइम पीरियड निकाल सकते हो। सो रिलेशन बिटवीन क्या, बिटवीन फ्रीक्वेंसी कॉमा वेवलेंथ कॉमा टाइम पीरियड। ठीक है, अब देखो इसका जो रिलेशन होता है वो ये होता है, फ्रीक्वेंसी ये वेलोसिटी कर दो v इज़ द वेलोसिटी, ये होता है v इज इक्वल टू एफ टाइम्स ऑफ लैम्डा। ये एक फार्मूला है। इस फार्मूला में v हम लिखते हैं वेव स्पीड के लिए या स्पीड ऑफ साउंड के लिए, क्योंकि साउंड भी एक तरह का वेव है तो वेव स्पीड ही बोलो इसे। दिस इज़ वेव स्पीड, ये है फ्रीक्वेंसी और ये है लैम्डा मतलब वेवलेंथ। अब इन तीनों के बीच का ये रिलेशन है v इज इक्वल टू एफ टाइम्स ऑफ लैम्डा। इसका डेरिवेशन देखो कैसे ये फार्मूला आया, डेरिवेशन ये फार्मूला कैसे आया। मान लो कि एक वेव है जो कुछ ऐसा ट्रेवल कर रहा है, यहाँ से वेव शुरू हुआ और एक कंप्लीट साइकिल ये वेव ऐसे बनाया, वेव ट्रेवल किया, एक कंप्लीट साइकिल यहाँ पे बनाया, तो इस वेव का ये हो जाएगा वेवलेंथ, और ये जो भी साइकिल बना रहा होगा एक सेकेंड के अंदर वो इसका हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। हमें पता करना है ये वेव किस स्पीड से आगे ट्रेवल कर रही है, मतलब ये वेव जब ट्रेवल कर रही है तो कौन से स्पीड से ट्रेवल कर रही है, हमें ये पता करना है। सो वी ऑल नो दैट स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। और वेव जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे हम कहते हैं वेवलेंथ। वेव का डिस्टेंस जो वो ट्रेवल करती है उसे हम कहते हैं वेवलेंथ। अच्छा, ये जो फॉर्मूला हम डिराइव कर रहे हैं ये हम केवल एक साइकिल के लिए डिराइव कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमें एक साइकिल का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा ना तो हम आगे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो एक ऑसिलेशन में वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो ये वेव अपने वेवलेंथ के बराबर ऑसिलेशन डिस्टेंस कवर करेगी। सो डिस्टेंस के प्लेस पे हम लिखेंगे वेवलेंथ और टाइम के प्लेस पे हम लिखेंगे टाइम पीरियड, क्योंकि आप एक साइकिल की बात कर रहे हैं और एक सेकंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक साइकिल को बनाने में मान लो कि टाइम लगा t, कितना वेवलेंथ है, मान लो ये वेवलेंथ कवर किया लैम्डा, वेवलेंथ कितना कवर किया लैम्डा, ये हो गया लैम्डा डिवाइडेड बाई कितना समय लगा इसको चलने में, t का समय लगा, और स्पीड को हम वेव स्पीड कहते हैं, स्पीड को हम v लिखेंगे। सो v इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई t आ गया, v इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई t आ गया। ठीक है, आगे देखिए, v इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई टी आ गया। तो यहाँ से हम इसी फॉर्मूले को थोड़ा चेंज करते हैं, लैम्डा को अलग कर देते हैं और 1 बाई टी को अलग कर देते हैं, लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई टी। तो यहाँ से एक नया फॉर्मूला हमारे पास आएगा, लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी, मैंने अब यहाँ पे बताया था फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, 1 डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी। अब देखो यहाँ से रिलेशन आ गया,
ये रिलेशन v इज इक्वल टू एफ टाइम्स ऑफ लैम्डा, देख लो v इज इक्वल टू एफ टाइम्स ऑफ लैम्डा, एफ इधर है लैम्डा इधर है, ठीक। तो इसको अगर अरेंज करके लिखोगे इस फॉर्म में तो इसे हम लिखेंगे v इज इक्वल टू एफ टाइम्स ऑफ लैम्डा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना है आपको। v का एसआई यूनिट क्या होगा, वेव स्पीड का एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड, एसआई यूनिट ऑफ वेव स्पीड, v को हम कहते हैं वेव स्पीड या स्पीड ऑफ साउंड, वेव स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, मीटर सेकेंड इनवर्स। सो दिस इज द फॉर्मूला v इज इक्वल टू एफ टाइम्स ऑफ लैम्डा। अब कई बार क्या होगा कि आपको फ्रीक्वेंसी ना दे करके टाइम पीरियड देगा, तो टाइम पीरियड देगा तो हम 1/t करके फ्रीक्वेंसी निकाल देंगे। अगर हमें टाइम पीरियड पूछेगा तो टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी को ब्रेक करके। अब इसके ऊपर कुछ 2-3 सवाल हैं, उनको कर लेते हैं कॉन्सेप्ट और क्लियर करने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज 200 हर्ट्ज, हाउ मेनी टाइम्स विल इट वाइब्रेट इन 1 मिनट, ऑल्सो फाइंड द टाइम पीरियड। तो कह रहा है हमसे कि एक साउंड वेव है जिसका फ्रीक्वेंसी हमें दिया गया है 200 हर्ट्ज। चलो लिख लेते हैं इसको पहले। तो फ्रीक्वेंसी कितना है, 200 हर्ट्ज है, करेक्ट। आगे देखिए, हाउ मेनी टाइम्स विल इट वाइब्रेट, वाइब्रेट करने का मतलब कितनी बार वो ऑसिलेट करेगा, कितनी बार ऑसिलेट करेगा, 1 मिनट में। तो टाइम हमें दिया गया है कितना, टाइम है 1 मिनट। 1 मिनट को चेंज कर दो एसआई में, 60 सेकेंड्स, ठीक है। सबको एसआई यूनिट में रखेंगे। देखो फ्रीक्वेंसी एसआई यूनिट में है हर्ट्ज, टाइम है मिनट में, तो इसको 60 सेकेंड्स में चेंज कर दो। ऑल्सो फाइंड द टाइम पीरियड, तो हाउ मेनी टाइम्स विल इट वाइब्रेट इन 1 मिनट, 1 मिनट में वो कितना वाइब्रेट करेगा। और फिर टाइम पीरियड भी आपको कैलकुलेट करना है। आपको क्या कैलकुलेट करना, ऑल्सो फाइंड द टाइम पीरियड, ठीक है। तो देखो अगर कोई साउंड है जिसका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है, 20 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि 1 सेकेंड में वो कितनी बार ऑसिलेट कर रहा होगा, 200 बार ऑसिलेट कर। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितनी बार ऑसिलेट कर रहा होगा, ये 1 सेकेंड में ऑसिलेट कर रहा होगा 200 बार। तो फ्रीक्वेंसी इज 200 हर्ट्ज, दिस मीन्स नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशन है ना, तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन लिख लेते हैं। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन कितने सेकेंड्स, 1 सेकेंड्स में कितना, 200 बार, ठीक है। नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड इज 200। हमको क्या फाइंड करना था, हाउ मेनी टाइम्स विल इट वाइब्रेट इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना बार वाइब्रेट करेगा। इसे स्मॉल टी से लिख लेते हैं। 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन कितने सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू, अगर 1 सेकेंड में 200 बार वाइब्रेट कर रहा है तो 60 सेकेंड में वाइब्रेट करेगा 60 इंटू 200, ये हो जाएगा 6 2 12 और 3 जीरोस, इतनी बार ये ऑसिलेट करेगा, मतलब वाइब्रेट करेगा। तो 1 सेकेंड में 12,000 बार ये ऑसिलेट करेगा। ऑल्सो फाइंड द टाइम पीरियड, तो हम जानते हैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 1/फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी हम निकाल चुके हैं, फ्रीक्वेंसी हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 200, तो 1/200 इसका हो जाएगा टाइम पीरियड विच इज़ इन सेकेंड्स। अगर इसे तुम सॉल्व करना चाहते हो तो देखो ऐसे सॉल्व करेंगे, 1/2 को अलग कर लो, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/100 अलग लिख लो, करेक्ट। यहाँ पे लिखो 0.5, 1/2 इज 0.5, इसको ऊपर ले आओ, ये हो जाएगा 10 का पावर -2। नीचे 100 था ना, तो 100 जब ऊपर जाएगा तो यहाँ 2 जीरोस लगा है, नीचे 2 जीरोस लगा दोगे तो ये हो जाएगा 1/10 का पावर 2, और 10 का पावर 2 ऊपर ले आओगे तो ये हो जाएगा 10 का पावर -2, तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड्स। इतने सेकेंड्स में ये एक साइकिल बनाएगा। ये हो गया इसका टाइम पीरियड। कॉपी कर लो, बताओ समझ आया, क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए अगर ये क्लियर है तो। तुम इसे ऐसे भी लिख सकते हो, अगर तुम ये लिखना पसंद नहीं करते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 0 पॉइंट कितना जीरो लगेगा, 2 जीरो, 0.005 सेकेंड्स, ये भी लिख सकते हो। कैमरा में आ रहा ना ये, देखें ज़रा, चलो थोड़ा सा तो है छिपा, चलेगा उतना, तो इसे तुम ये भी लिख सकते हो, करेक्ट है। अच्छा, ये जो हर्ट्स है ना, इस यूनिट को हर्ट्स हम क्यों कहते हैं, देखो फ्रीक्वेंसी होता है 1/टाइम पीरियड, ये होता है फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब होता है 1/सेकेंड्स। तो इसको ऊपर कर दोगे तो सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, और सेकेंड इनवर्स को ही हम कहते हैं 1 हर्ट्स। सेकेंड इनवर्स को कहते हैं 1 हर्ट्स। कोई आपसे पूछे 1 हर्ट्स क्या होता है, तो सेकेंड इनवर्स 1 सेकेंड टू द पावर -1 इज 1 हर्ट्स। आ जाओ सेकेंड क्वेश्चन पे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इज 20 मीटर इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में ये वेव 20 मीटर चल जाता है।
फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। देखो कितना सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये सब। इसमें कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो आप समझकर खुद से बनाएंगे। इसीलिए क्वेश्चन को समझिए, पहले तो क्वेश्चन को पहले समझिए। हमसे क्या कह रहे हैं? हमसे ये कह रहे हैं कि जो वेव है, ये वेव 10 सेकंड में 20 मीटर चलता है। तो टाइम टेकन बाय द वेव क्या है? 10 सेकंड। कितना डिस्टेंस चल रहा है ये? डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव इज 20 मीटर्स। ये है क्वेश्चन नंबर 2। तो ये वेव 10 सेकंड में 20 मीटर चल गया, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या हुआ? अगर ये 10 सेकंड में 20 मीटर चल गया तो 1 सेकंड में कितना चलेगा? फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन अगर हमें निकालना है तो हम इसका क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम इसका वेव स्पीड निकाल लेते हैं। करेक्ट। 1 सेकंड में जो ये चलेगा ना, 1 सेकंड में जो ये चलेगा उसका हम 1 साइकिल कह सकते हैं। मतलब ये वेवलेंथ हो जाएगा, ये 1 सेकंड में कितना चला। 1 सेकंड में ये जितना चलेगा या 1 साइकिल में जितना चलेगा उसे हम कहते हैं क्या? इसका वेवलेंथ। इसको ऐसे बनाते हैं, वेव स्पीड हमें फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी और वेव स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेव स्पीड v। ये देखो 10 सेकंड में 20 मीटर चला है, 10 सेकंड में 20 मीटर चला, मतलब जो है ना ये डिस्टेंस कवर किया है 20 मीटर का। कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। तो आप पहले निकालो कि 1 सेकंड में कितना चला ये। जो ऐसे 1 सेकंड में चलेगा वो हो जाएगा आपका, ये ऑसिलेट करेगा ना ये, नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकंड। अच्छा, यहाँ डिस्टेंस दिया गया तो वो वेवलेंथ हो जाएगा आपका। आपको निकालना है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी निकालना है आप। तो 1 सेकंड में जो चला दैट इज़ योर वेवलेंथ। हाँ, निकाल सकते हैं। पहले इसका वेवलेंथ निकालो, पहले इसका वेवलेंथ निकालो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 20 सेकंड, 20 मीटर इज 10 सेकंड्स। सो फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। पहले आप इसका निकालो, स्पीड निकालो पहले, स्पीड, इसका वेव स्पीड निकालो पहले। यस, वेवलेंथ नहीं, पहले वेव स्पीड निकालो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 20, कुछ मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 20 मीटर इज 10 सेकंड। फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी एंड वेव स्पीड। तो टाइम पीरियड तो दिया नहीं गया है, तो टाइम पीरियड दिया नहीं गया है, फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा? 20 मीटर में 20 मीटर चलने में 10 सेकंड का टाइम लगा इसे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हम फ्रीक्वेंसी नहीं निकाल पाएंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे कितना चला और कितने टाइम में चला ये दिया गया है। हमें ये नहीं पता कि 1 सेकंड में कितना चला, मतलब 1 सेकंड में कितना साइकिल। ऑब्वियस हम 1 सेकंड में कितना चला वो तो निकाल सकते हैं, बट 1 सेकंड में कितना साइकिल बनाया वो इंपॉर्टेंट है ना। इसीलिए हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें और भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया। हम वेव स्पीड निकाल पाएंगे। तो वेव स्पीड निकाल लो। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। यहाँ से ये फॉर्मूला यूज करो। डिस्टेंस हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई टाइम हो जाएगा 10। 0 से 0 कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स 1 सेकेंड में ये 2 मीटर चला। अब इसको इससे कंफ्यूज मत करना कि 1 सेकेंड में 2 बार ऑसिलेट किया, ऐसा नहीं है। ये 2 मीटर चलना और 2 साइकिल बनाना वो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो 1 सेकेंड में 2 मीटर चला, दैट मीन्स स्पीड इज 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा कंफ्यूजिंग था, बट फिर भी फ्रीक्वेंसी इसमें हम नहीं निकालेंगे, इसको हटा दीजिए, केवल वेव स्पीड निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। अ बैट कैन हियर साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 120 किलोहर्ट्ज। डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ साउंड एट दिस फ्रीक्वेंसी। स्पीड ऑफ साउंड भी हमें दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कह रहा है कि एक बैट है जो कितना फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस कर सकता है। फ्रीक्वेंसी दिया गया 120 किलोहर्ट्ज। किलोहर्ट्ज, 1 किलोहर्ट्ज इज इक्वल टू 1000 हर्ट्ज। यहाँ पे किलोहर्ट्ज से पहले इसको चेंज कर दो, 1000 हर्ट्ज से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइड बाई 1000 हर्ट्ज।
तो ये आ जाएगा हमारे पास 120 और यहाँ पे 30 और ये हो जाएगा इतना हर्ट्स। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाइड बाई 4 जीरो से 10⁴ हर्ट्स, ये भी हम लिख सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ये हो गया। डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ साउंड एट दिस फ्रीक्वेंसी, स्पीड भी हमें दिया गया है। इस समय जो स्पीड ऑफ साउंड है वो है 300 मीटर पर सेकेंड। हमें पता करना है वेवलेंथ ऑफ साउंड, लैम्डा हमें पता करना है। तो देखो लैम्डा और स्पीड और फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या रिलेशन होता है, v इज इक्वल टू एफ टाइम्स ऑफ लैम्डा। तो हमें v का वैल्यू दिया गया है 300, यहाँ रख दो। फ्रीक्वेंसी हमें दिया गया है 12 मल्टीप्लाइड बाई 10⁴, यहाँ रखो, ये हो गया लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा कैलकुलेट कर लेंगे, 300 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 10⁴। यहाँ से लैम्डा आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻² डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 10⁴। ये हो जाएगा 3 4 ज़ा 12, इधर से आ गया 1/4 इंटू 10 का पावर, ऊपर से 2 है यहाँ पे और 4 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -4। तो कितना आ जाएगा ये, लैम्डा इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻², 10⁻²। ये हो जाएगा हमारा वेवलेंथ। ठीक है, इसको डेसिमल्स में अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा 0.25 इंटू 10⁻², 0.25 इंटू 10⁻² मीटर्स। वेवलेंथ मीटर्स में आएगा, ये होगा आंसर। मैच कर लो। क्लियर हो रहा है, बताओ। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो। अ वेव पल्स मूव अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर्स ऑन अ स्ट्रिंग इन 0.5 सेकेंड्स, फाइंड इट्स वेलोसिटी एंड वेवलेंथ इफ फ्रीक्वेंसीज। हाँ, ये जो क्वेश्चन है ना, ये कंप्लीट क्वेश्चन है। देखो इसमें टोटल डिस्टेंस कितना चला ये भी दिया गया है और टाइम जितना लगा वो भी दिया गया है और इसका फ्रीक्वेंसी भी दिया गया है, मतलब ऑसिलेशन 1 सेकंड में कितना ऑसिलेट कर रहा है वो भी दिया गया है। बट यहाँ पे क्या मिसिंग था, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मिसिंग था। फ्रीक्वेंसी देता तब हम बाकी सारी चीज़ों को हम निकाल पाते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को तो समझ नहीं आया ना ये क्या हुआ, यहाँ पे केवल वेव स्पीड निकाला गया तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मिसिंग था। यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी देकर ये कंप्लीट क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेंगे, समझ आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या क्या दिया गया है, द वेव पल्स मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर्स। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना मूव कर रहा है, 6 मीटर्स मूव कर रहा है। पल्स मतलब वही हो गया जो वेव बनता है ना, वेव का पल्स होता है। ये जो हो रहा था ना, ये इसे पल्स कहते हैं, ये पल्स होता है। वेव का पल्स मूव्स डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर्स ऑन अ स्ट्रिंग इन 0.5 सेकंड्स। कितना टाइम लगा इसको मूव करने के लिए, 0.5 सेकंड्स का टाइम लगा। फाइंड इट्स वेलोसिटी। चलो पहले वेलोसिटी ही कैलकुलेट कर लेते हैं। वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस है 6 मीटर्स और टाइम है 0.5। यहाँ से डेसिमल हटा लो, ऊपर चला जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 ज़ा 5, यहाँ से 10, 5 2 ज़ा 10, ये हो जाएगा 12 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये जो वेव चल रहा है, इस वेव का स्पीड है 12 मीटर पर सेकेंड। आगे देखो, फाइंड इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी कंप्लीट हो गया। वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इज गिवन। चलो फ्रीक्वेंसी हमें दिया गया है कितना, 200 हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी दिया गया 200 हर्ट्स। हमें वेवलेंथ पता करना है। फॉर्मूला v इज इक्वल टू एफ टाइम्स ऑफ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी है 200 और वेवलेंथ कितना है, वेवलेंथ क्या निकालना था, अच्छा वेवलेंथ ही तो कैलकुलेट करना है। वेलोसिटी दिया होगा 12, ठीक है, वेवलेंथ निकालना है। देखो वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वैल्यू यहाँ रख दो। यहाँ से आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 200। दिस इज 2 6 ज़ा 12, 2 इंटू 100, तो ये आ गया 6/100। दैट मीन्स लैम्डा का वैल्यू डेसिमल में लिखोगे तो 0.06 मीटर्स। ये हो गया इसका वेवलेंथ। बताओ क्लियर है, बताओ समझ आया। तो इस तरह से भाई निकालते हैं हम सारे क्वेश्चंस के आंसर। एक ही फॉर्मूला यूज़ करना है आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, क्या डिस्टेंस चल रहा है, क्या स्पीड है, क्या वेलोसिटी है, क्या फ्रीक्वेंसी है, ये सब करके हम आंसर्स को निकाल पाएंगे। एक क्वेश्चन में बस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज़ मिसिंग था। हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट नहीं करना था, बिकॉज हम यहाँ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, हमें केवल वेव स्पीड कैलकुलेट करना था। आई होप ये क्लियर हो गया आपको। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर जो हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। ठीक है, इससे पहले हम लोग कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। अब हम करेंगे पर्टिकुलरली किस तरह के वेव्स का कैरेक्टरिस्टिक्स, साउंड वेव्स का कैरेक्टरिस्टिक्स। चलो
देखो इससे ज़्यादा भी क्वेश्चंस होते हैं, बट मैंने आपको जितने क्वेश्चंस कराए हैं सिमिलर क्वेश्चंस ही होते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपके पास है जो आपको नहीं समझ आ रहा है या आपसे नहीं बन पा रहा है तो आप मेरे को बताओ, मैं उस टाइप का क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा। सबसे पहले तो ये देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स को हटा करके अब हम कोई स्पेशल टाइप ऑफ वेव्स ले रहे हैं। कौन सा स्पेशल वेव है ये? अब ये साउंड वेव है, तो इसमें भी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा ये देख लो। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा पिच, पिच ऑफ साउंड वेव। उसके बाद होगा एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव। एम्पलीट्यूड तो ऐसे भी हम लोग कर चुके हैं, तो इसको हटाकर हम लाउडनेस कर देते हैं, क्योंकि उसी कैरेक्टरिस्टिक से हम एक्सप्लेन कर पाएंगे पिच और लाउडनेस को। लाउडनेस, लाउडनेस, फिर क्या हो जाएगा? पिच हो गया, लाउडनेस हो गया, क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ साउंड वेव जिसे आप टिम्बर कहते हैं, टिम्बर। फिर क्या हो जाएगा? क्वालिटी हो गया, टिम्बर हो गया। देन एक होता है टोन और एक होता है नोट। क्या होता है? नोट। अब फटाफट मैं इन सारे का डेफिनेशंस लिख रहा हूँ सबसे पहले तो, क्योंकि डेफिनेशंस एग्जाम में आते हैं। फटाफट कॉपी करिए, फिर इसको फटाफट समझा देंगे अच्छे से। तो पहले समझते हैं पिच और लाउडनेस। देखिएगा पिच क्या है, जैसे कि आपको कोई साउंड आपके ब्रेन में बहुत इरिटेटिंग लग रहा है तो वो पिच है ना। अगर आपको कोई साउंड बहुत अच्छा लग रहा है तो वो लो पिच साउंड है। हाई पिच साउंड से बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है, बट लो पिच साउंड से नॉर्मल लगता है। बट हाई पिच साउंड हमारे ब्रेन को नहीं पसंद है। ब्रेन हमारा ब्रेन जिस तरह के साउंड्स को इंटरप्रेट करेगा, ठीक है, उसे हम कहते हैं पिच। सो पिच क्या है? पिच इज़ हाउ ब्रेन इंटरप्रेट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव। जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होता है ना साउंड वेव से, एक हाई फ्रीक्वेंसी साउंड होता है और एक लो फ्रीक्वेंसी साउंड होता है। जैसे एक छोटे से बच्चे का रोने का आवाज़। अब सोचो अगर एक छोटा सा बच्चा किसी कोने में रो रहा है, किसी रूम में रो रहा है, तुम दूसरे रूम में, फिर भी तुम दूर में हो, बट फिर भी उस छोटे के बच्चे के रोने का आवाज़ तुम ज़्यादा देर तक नहीं सुन पाओगे। कुछ देर के बाद तुम इरिटेट हो जाओगे, बोलोगे अरे मम्मी इसको चुप कराओ, है ना। ऐसा होता है। जैसे अगर आप क्लास में, स्कूल में कभी जाओगे तो देखो नर्सरी के क्लास के बच्चों को या फिर केजी क्लास के बच्चों को देखना, बहुत ज़्यादा हल्ला करते हैं और इरिटेशन भी होता है बहुत ज़्यादा। तो ऐसा आवाज़ जो छोटे छोटे बच्चे प्रोड्यूस करते हैं, उनका आवाज़ में श्रिलनेस ज़्यादा होता है। मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा उसको इस तरह से बोलते हैं कि बहुत ही पतला आवाज़ आप बोल सकते हो उसको। एक बहुत पतला आवाज़ जो कान को, जो ब्रेन को नहीं पसंद है। जैसे एक एग्जांपल में इधर, बहुत अच्छा एग्जांपल है, कुछ लोगों को इससे इरिटेशन होगा, रिलेट कर पाएंगे। आप अपने नेल से कभी अपने स्कूल का ब्लैक बोर्ड को इस तरह से खरोचे हो? सोचो, मान लो एक इंसान है और वो अपने इस नेल से वो ब्लैक बोर्ड को खरोच रहा है बहुत देर तक, कैसा फील होगा? वो बहुत इरिटेटिंग लगेगा, मतलब ऐसा लगेगा उसको मार दे जा करके। तो वो साउंड क्या होता है? बहुत श्रील होता है, उसमें फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होता है, उसे हम हाई पिच साउंड कहते हैं। पिच को हम समझाने के लिए या इसको समझने के लिए हम फ्रीक्वेंसी का हेल्प लेते हैं। जिस साउंड में हाई फ्रीक्वेंसी होगा वो साउंड हाई पिच साउंड होता है, और जिस साउंड में लो फ्रीक्वेंसी होगा उस साउंड को हम लो पिच साउंड कहेंगे। जैसे इस दोनों डायग्राम्स में देखो, यहाँ पे देखो मैंने कुछ पोर्शंस बनाया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक साइकिल, यहाँ से लेकर यहाँ तक दो साइकिल, ये हाफ साइकिल है, ये भी हाफ साइकिल है, ये हाफ साइकिल, ये भी हाफ साइकिल। अब इसी रीजन में देखो कितना साइकिल बन गया, ये कंप्लीट एक साइकिल, 1.5 साइकिल ऑलमोस्ट यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे केवल एक साइकिल बना, बट यहाँ पे 1.5 साइकिल्स सॉरी यहाँ पे हाफ साइकिल्स केवल बना, बट यहाँ पे 1.5 साइकिल्स बन गया। तो इस रीजन में देखिए ज़्यादा नंबर ऑफ साइकिल्स बना है, मतलब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में यहाँ पे साउंड बहुत तेज़ी से वाइब्रेट कर रहा है, बट यहाँ पे आराम से साउंड वाइब्रेट कर रहा है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने से बहुत तेज़ वाइब्रेशन होगा, फ्रीक्वेंसी कम होने से स्लो वाइब्रेशन होगा। तो हाई पिच साउंड में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है और लो पिच साउंड में फ्रीक्वेंसी कम होता है। इसलिए यहाँ पे देखो हाई पिच साउंड मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी, बहुत श्रिल साउंड होगा, बहुत पतला साउंड होगा। जनरली गर्ल्स का, वुमेन का, लड़कियों में, ठीक है, मम्मी का या फिर हमारे घर में जितने भी लेडीज़ हैं उनका आवाज़ पतला होता है। जब वो बात कर रहे होते हैं या फिर जब वो कुछ बोल रहे होते हैं, उनका ये वोकल कॉर्ड बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करता है, बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करता है। बट जब बॉयज़ लोग बात करते हैं, पापा लोग बात करते हैं, तो हमारा वोकल कॉर्ड बहुत आराम से वाइब्रेट करता है। तो इसीलिए मम्मी का या बहन का आवाज़ आपको बहुत श्रिल लगता है, बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी लगता है उनमें, ठीक है ना। इसी तरह से आप बोल सकते हो कि जब हम लोग बात कर रहे होते हैं, जब मेन बात कर रहे होते हैं, बॉयज़ बात कर रहे होते हैं, तो ये वोकल कॉर्ड ज़्यादा वाइब्रेट नहीं करता, वाइब्रेशन कम होता है, जिसके कारण लो पिच साउंड निकलता है। करेक्ट। तो
पिच को समझने के लिए हम क्या देखते हैं, हम उसका फ्रीक्वेंसी देखते हैं। सो पिच डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। याद रखना, पिच किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा तो हाई पिच साउंड बनेगा, कम फ्रीक्वेंसी होगा तो लो पिच साउंड होगा, और इसी लो पिच साउंड को हम कहते हैं फ्लैट साउंड या फिर डल साउंड। बहुत ही हल्का साउंड या फिर फ्लैट साउंड, बिल्कुल फ्लैट होता है, ज़्यादा नहीं होता है वो। अच्छा, दोनों में हाई पिच और लो पिच साउंड में क्या सेम रहता है, दोनों का एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड दोनों का सेम होता है। एम्पलीट्यूड को आप समझ सकते हैं लाउडनेस से, मतलब अगर कोई आवाज़ बहुत लाउड है ना तो उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होगा, और अगर किसी बच्चे का आवाज़ बहुत स्लो है, बहुत स्लो मतलब कि बहुत हल्का है, बहुत धीमा है, तो उसमें क्या होता है, एम्पलीट्यूड कम होता है। जैसे आप म्यूज़िक जब सुन रहे होते हैं तो आप अपने म्यूज़िक सिस्टम का वॉल्यूम जब बढ़ाते हैं, तो वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो आप लाउडनेस बढ़ा रहे हैं। ओके, जब लाउडनेस आप बढ़ाते हो तो ज़्यादा तेज़ से सुनाई देता है, तो लाउडनेस उसका एम्पलीट्यूड बढ़ता है, और अगर उसे घटाएंगे तो उसका एम्पलीट्यूड कम होगा। कुछ बच्चे होते हैं ना क्लास में, इतना धीरे बोलेंगे कि आप सामने रहोगे तो सुनाई नहीं देंगे, टीचर्स को सुनाई नहीं देता है, तो वो बच्चे बहुत धीरे बोलते हैं, मतलब उसका लाउडनेस नहीं होता उनके वॉइस में। तो ये हो गया पिच। पिच के बाद है लाउडनेस। जैसा मैंने अभी बताया, लाउडनेस में फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा बट इसका एम्पलीट्यूड वैरी करेगा। जो लाउड साउंड होगा ना उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होगा, और जो सॉफ्ट साउंड होगा उसका एम्पलीट्यूड देखो बहुत कम होगा। तो बहुत ज़ोर से बोलोगे तो दूर तक सुनोगे, बट बहुत धीरे बोलोगे तो पास में आकर सुनना पड़ेगा, तो उससे हम कहते हैं लाउडनेस। ठीक है, तो रिस्पॉन्स ऑफ ईयर्स ऑफ द लिसनर, आपके कान में आवाज़ कैसा सुनाई दे रहा है, मतलब दूर से आप उसे सुन पा रहे हैं या पास से आप सुन पा रहे हैं, वो किससे हम डिफाइन कर सकते हैं, उससे हम डिफाइन कर सकते हैं लाउडनेस से। इस कॉल्ड एज लाउडनेस। हाई एम्पलीट्यूड वाले साउंड को लाउड साउंड कहेंगे, लो एम्पलीट्यूड वाले साउंड को, बहुत धीमा आवाज़ को हम कहेंगे सॉफ्ट साउंड। इट इज़ मेजर्ड इन डिसिबल्स। डिसिबल्स में लाउडनेस को हम मेजर करते हैं, ये यूनिट होता है। लाउडनेस डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। दो चीज़ें यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझना है या फिर याद रखना है, बोल सकते हैं कि लाउडनेस एम्पलीट्यूड का कैरेक्टरिस्टिक्स है, और पिच का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फ्रीक्वेंसी। कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो पिच को एक्सप्लेन करेगा, फ्रीक्वेंसी। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हाई पिच, लो फ्रीक्वेंसी लो पिच, ज़्यादा एम्पलीट्यूड लाउड साउंड, कम एम्पलीट्यूड सॉफ्ट साउंड। तो ये हो गया पिच एंड लाउडनेस। अब क्वालिटी समझ लो, क्वालिटी, टोन एंड नोट, ये तीनों समझ लो। अब द नेक्स्ट वन इज क्वालिटी और टिम्बर। नाउ क्वालिटी और टिम्बर क्या होता है। अब एक काम करो, आप अपने आँख को बंद करो, इस तरह से आइज़ को हाइड करो, और अपने घर में आपके जितने भी मेंबर्स हैं सबका आवाज़ ध्यान से सुनो। अब तुम देखना कि अगर तुम्हारे घर में मम्मी हैं, या अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे चाचू हैं, या मम्मी हैं, मम्मी की बहन है, भाई है, जितने भी भाई हैं बहन हैं, सबका आवाज़ तुम पहचानोगे। आंख बंद करके तुम सभी लोगों का आवाज़ पहचान पाओगे। ठीक है, दो बच्चा अगर है एक ही एज का, एक ही जैसा वॉइस है दोनों का, फिर भी आप उसकी आवाज़ को पहचान लोगे कि ये मेरा भाई है और ये पड़ोसी का बच्चा है। होता है ना ऐसा। तो ये कौन सा ऐसा क्वालिटी है जो हमें साउंड को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है, साउंड को अलग अलग करने में हेल्प कौन करता है, उससे हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड। अगर मुझे बोला जाए कि मैं एक फ्लूट बजा रहा हूँ और मैं एक वायलिन बजा रहा हूँ, आप मेरे को बताओ कौन सा फ्लूट का साउंड आ रहा है और कौन सा वायलिन का साउंड आ रहा है, तो मैं बता पाऊँगा कि ये फ्लूट का साउंड है और ये वायलिन का साउंड है, क्योंकि हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो साउंड को अलग अलग तरीके से हम पहचान सकते हैं, उसका नाम है क्वालिटी और टिम्बर। सो दिस क्वालिटी ऑफ साउंड हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड जिनका सेम लाउडनेस है और सेम फ्रीक्वेंसी है। मान लीजिए कि दो पापा और पापा के भाई दोनों, क्योंकि खुद के भाई हैं तो दोनों का साउंड बिल्कुल मैच करेगा, मतलब एक जैसा साउंड होगा। तुम आंख बंद करके तुम ध्यान से दोनों की आवाज़ सुनोगे ना, तो तुम अपने पापा का आवाज़ अलग कर सकते हो, अपने चाचू का आवाज़ तुम पहचान सकते हो, बट किसी और को प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि वो फैमिलियर नहीं है। ठीक है, तो दोनों का आवाज़ जिनका एम्पलीट्यूड, जिनका लाउडनेस, फ्रीक्वेंसी सब कुछ सेम है, उनको अलग अलग करने के लिए जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स यूज़ करते हैं वो होता है क्वालिटी या टिम्बर। अब यहाँ देखो तीन अलग अलग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं तीन अलग अलग मटीरियल्स हैं। तीनों अलग अलग मटीरियल से अलग अलग जैसा साउंड आपको सुनाई देगा। क्यों? देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे ट्यूनिंग फॉर्क है।
ट्यूनिंग फॉर्क को जब आप हिट करोगे ना तो इसका एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आप सुनोगे। अब ये देखो वायलिन है, वायलिन का आप देख रहे हो वेव फॉर्म्स को ऐसा ऐसा बन रहा है, फ्लूट का वेव फॉर्म्स कुछ ऐसा बन रहा है। तो अलग अलग मटेरियल्स का वेव फॉर्म्स मतलब वेव्स, जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस होता है वो अलग अलग तरीके से बनता है और इसी के कारण डिसाइड होता है किस साउंड का क्वालिटी क्या है। जैसे फ्लूट का देखो ये वेव फॉर्म है, इसका आवाज़ आपको बिल्कुल अलग लगेगा, वायलिन का वेव फॉर्म अलग है तो इसका आवाज़ आपको अलग लगेगा। इसी तरह से ट्यूनिंग फॉर्क का वेव फॉर्म अलग है तो इसका आवाज़ भी आपको बिल्कुल डिफरेंट सुनाई पड़ेगा। क्लियर, समझ आया? अब नेक्स्ट है हमारे पास टोन। टोन बच्चों वो होता है, मान लीजिए कि आपके घर में आपके पास गिटार है या आपके पास क्या है, गिटार ही मान लो। तो गिटार का एक स्ट्रिंग जब आप प्लग करोगे ना तो उसमें एक साउंड सुनाई देगा, क्योंकि गिटार का हर एक स्ट्रिंग का खुद का अलग अलग एक म्यूज़िकल फ्रीक्वेंसी होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास वायलिन है, वायलिन है ना, वो क्या पियानो है, पियानो में एक की होता है, एक बटन जो होता है उसको बार बार प्रेस करोगे तो सिंगल फ्रीक्वेंसी का ही साउंड निकालेगा। तो जो सिंगल फ्रीक्वेंसी का साउंड होता है उसे हम क्या कहते हैं, टोन कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल ट्यूनिंग फॉर्क जो आपके स्कूल में भी है, आप अपने स्कूल में लैब में जाना, टीचर से कहना ट्यूनिंग फॉर्क दिखाने के लिए, उस ट्यूनिंग फॉर्क के ऊपर आपको एक फ्रीक्वेंसी लिखा मिलेगा, 15 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज ऐसा मिलता है। जब उसे ट्यूनिंग फॉर्क को आप जोर से हिट करके कान के पास लाओगे ना तो सिंगल फ्रीक्वेंसी का आवाज़ आपको सुनाई देगा। तो जिस साउंड में केवल एक ही फ्रीक्वेंसी हो उसे कहते हैं हम टोन। जैसे देखो अभी मैं आपको एक आवाज़ सुना रहा हूँ, ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी का आवाज़ में बजा कर आपको सुनाऊंगा, आपको पहचानना है। यहाँ पे देखिए ये जो साउंड है ये 440 हर्ट्ज पे बज रहा है, देख पा रहे हैं आप? ये साउंड 440 हर्ट्ज पे बज रहा है, अगर आप देख पा रहे हो तो देखो ये 440 पे बज रहा है। अगर मैं इसको चेंज करूं, देख रहे हो ये साउंड अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे, मान लो ये एक फ्रीक्वेंसी पे बजा, ये दूसरे फ्रीक्वेंसी पे बजा, ये अलग फ्रीक्वेंसी पे बज रहा है। तो इस तरह से अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे साउंड अलग अलग प्रोड्यूस होता है, ठीक है? तो जब आप साउंड प्रोड्यूस करते हो और उस साउंड में एक ही फ्रीक्वेंसी होता है, उस साउंड को हम कहते हैं टोन। बट जब अलग अलग मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसीज का साउंड बज रहा होता है तो उसे हम कहते हैं क्या? उसे हम कहते हैं नोट। जैसे म्यूजिकल नोट्स है ना, सा रे गा मा पा धा नी, इस तरह से सा रे गा मा पा धा नी, इस तरह से। तो ये म्यूजिकल टोन्स हैं, ठीक है, अलग अलग। जैसे इसका फ्रीक्वेंसी अलग, इसका फ्रीक्वेंसी अलग, इसका फ्रीक्वेंसी अलग, तो यहाँ पे हर एक टोन है यहाँ पे, ठीक है। बट सारे को कंबाइन करके तुम बजाओगे तो क्या बजा रहे हो तुम? नोट, क्योंकि सबका फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो गया। तो साउंड ऑफ मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, जब तुम साथ में बजाओगे तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी का साउंड साथ में बजेगा। जिस तरह से म्यूजिक कंपोज होता है, बहुत टाइप्स के फ्रीक्वेंसीज के साउंड्स वहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं नोट। साउंड का टोन और नोट क्लियर है? टोन इज अ साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी, नोट इज अ साउंड ऑफ मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे वायलिन में देख रहे हो फ्रीक्वेंसी लगातार वैरी कर रहा है, यहाँ भी देखो फ्लूट में लगातार वैरी कर रहा है, तो ये नोट है, ये भी नोट है, तो इसे हम कहेंगे नोट। बट ट्यूनिंग फॉर्क जब हिट करोगे तो एक ही तरह का फ्रीक्वेंसी आपको सुनाई देगा, इसे हम कहते हैं टोन। क्लियर? अब एक चीज़ और रह गया है, द स्पीड ऑफ साउंड किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। देखो स्पीड ऑफ साउंड वेव डिपेंड करता है कि मटेरियल का डेंसिटी क्या है। हमें पता है 3 फैक्टर्स, 3 स्टेट ऑफ मीडियम, सॉलिड, लिक्विड और क्या है लास्ट में? गैस है। तो सॉलिड्स में पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, ये बहुत क्लोजली पैक्ड होंगे सॉलिड्स में। लिक्विड्स में पार्टिकल थोड़ा दूर दूर होंगे, ये गैसेस में तो बहुत ज़्यादा दूर दूर होता है पार्टिकल्स। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ पार्टिकल ज़्यादा, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ पार्टिकल कम और यहाँ पे डेंसिटी ऑफ पार्टिकल सबसे कम। तो सबसे पहले तो साउंड वेव जो है ना, स्पीड ऑफ साउंड वेव, किसका? साउंड का स्पीड, स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करता है नंबर 1 डेंसिटी पे, डेंसिटी ऑफ द मीडियम पे। मोर इज द डेंसिटी, मोर इज द स्पीड ऑफ साउंड, लेस इज द डेंसिटी, लेस इज द स्पीड ऑफ साउंड। इसीलिए स्पीड ऑफ साउंड जिसे हम v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सॉलिड्स में ज़्यादा होता है, स्पीड ऑफ साउंड लिक्विड्स में उससे कम होता है और स्पीड ऑफ साउंड गैसेस में सबसे कम होता है। बिकॉज गैस के पार्टिकल्स का डेंसिटी बहुत कम होता है, क्योंकि ये बहुत दूर दूर है, ये बहुत पास भी नहीं है, बहुत दूर भी नहीं है, एक ठीक ठाक डिस्टेंस पे। और बट ये जो पार्टिकल्स हैं ये बहुत पास पास हैं। तो जब साउंड
ट्रेवल करेगा ना तो ये पार्टिकल वाइब्रेट होगा और ये पार्टिकल के जस्ट बगल में दूसरा पार्टिकल है, ये भी वाइब्रेट करेगा, फिर इसके जस्ट बगल में ये पार्टिकल है, ये भी वाइब्रेट करेगा। तो बहुत तेज़ी से यहाँ पे डिस्टर्बेंस ट्रांसफ़र होगा। बट यहाँ देखो ये पार्टिकल और ये पार्टिकल काफ़ी दूर है, तो ये पार्टिकल जब तक वहाँ जाएगा उसको हिट करेगा तब तक यहाँ पे बहुत सारा साउंड ट्रेवल हो चुका होगा, तो इसीलिए यहाँ पे साउंड कम ट्रेवल करता है और उसमें तो और भी कम ट्रेवल करता है। दूसरा फैक्टर है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड करता है, वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड ऑफ साउंड बढ़ने लगता है और टेम्परेचर घटाने से स्पीड ऑफ साउंड घटने लगता है। तो ये था कुछ टॉपिक्स आज का। लास्ट टॉपिक हमारा था फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड। आई होप आपको आज का क्लास समझ आया होगा, मज़ा आया होगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है या फिर केवल अच्छा भी लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप में, अपने स्कूल्स के ग्रुप में, स्कूल फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हो ताकि आप बाकी लोगों को भी इससे फ़ायदा हो सके। क्लियर है? तो सेकेंड जो फैक्टर है इसको पूरा लिख लेना। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज करने से स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होगा, बिकॉज टेम्परेचर बढ़ाने से हर पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाता है, बहुत फास्ट हो जाता है, जिसके कारण साउंड का ट्रांसफ़र इजीली हो पाता है। होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तब तक के लिए गुड नाइट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।